नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से आरपीएफ कांस्टेबल तथा एसआई परीक्षा 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होगा, जो हम प्रॉपर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं आज की इस क्लास की। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, जिनको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 होगा, जिसमें लिखा है ऑक्सीजन, हवा और पानी। प्यारे साथियों, यहाँ पर 3 शब्द हैं और इनके बीच में हमें सही वेन आरेख बताना है। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें कहा गया है 24 का संबंध अगर 126 से है तो 48 का संबंध किससे होगा। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम ज्ञात करेंगे ये जो हमें 4 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से सही उत्तर कौन सा विकल्प आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले आपको एक जानकारी दे देते हैं। यदि प्यारे साथियों आप लोग इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पर हम आपको डेली के बेसिस पर पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। तो दोस्तों, आप पीडीएफ से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और अपने चैनल का एल्गोरिथम भी दिखा देते हैं। प्यारे साथियों, आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, ये जो डेटा था वो 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक का था, जिसमें 61% साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब किया था। जबकि अभी नया डेटा जो आया है वो 7 अप्रैल से 4 मई के बीच का है। प्यारे साथियों, ये बढ़कर के 64% हो गया है जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, परंतु क्लास फिर भी देख रहे हैं। तो प्लीज़ यार, इस आंकड़े को मत बढ़ने दीजिए यार। इस तरह का हम कंटेंट और रिसर्च करते हैं, तो यार आप लोग जब सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब किया है अब उनकी संख्या मात्र 36% बची है। पहले 38% थी, इसमें से घटकर 36 बची है। भाई, ये बहुत दुख देता है यार। बस इतना ही कह सकते हैं, आप से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो प्लीज़, अगर क्लास कंटेंट सब कुछ पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेहतरीन सा प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें साथियों बोला गया है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नग, यहाँ लिखा है नम्य और आगे लिखा है अनम्य। क्या लिखा है साथियों? नम्य। नम्य का जो संबंध है, नम्य का जो संबंध है किससे है? अनम्य से है। क्या है? अनम्य से। और हमें साथियों बताना है किसका? आत्मविश्वास का। किसका बताना है? तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, आत्मविश्वास का बताना है। प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। देखो, यहाँ पर नम्य का जो विलोम होता है, क्या होता है प्यारे साथियों? नम्य का जो विलोम होता है वो होता है अनम्य। वहीं आत्मविश्वास का जब हम विलोम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आत्मविश्वास के विलोम की। भाई, आत्मविश्वास मतलब पूर्ण विश्वास होना अपने आप पर, जबकि इसका विलोम बनता है आत्मसंशय। क्या बनता है? आत्मसंशय, मतलब अपने आप पर शंका होना। ठीक है, इस तरह से। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो प्यारे साथियों विकल्प नंबर 1 आएगा। क्या आएगा? विकल्प नंबर 1। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ये आरपीएफ में ही रिसेंटली 19 में जो पेपर हुआ था वो क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसका उत्तर विकल्प नंबर 1 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है, मदन के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी का मदन की बहन से क्या रिश्ता है। प्यारे दोस्तों, देखो यहाँ पर लिख देते हैं मदन। मदन के क्या हैं? पिता हैं। मदन के पिता, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। मदन के पिता का इकलौता बेटा, भैया इकलौता बेटा कौन हो जाएगा? मदन ही तो होगा। इकलौते बेटे की पत्नी, अर्थात यहाँ पर मदन की शादी होगी। मदन की शादी होगी तो कोई लड़की आएगी, अर्थात वो पत्नी बनेगी मदन की। ठीक है, इस तरह से कह रहा है मदन की पत्नी का, मतलब इस पत्नी का मदन की बहन, यहाँ पर क्या आएगी? मदन की बहन आ जाएगी। बहन से क्या रिश्ता है? भैया से लगा है बहन के साथ, तो बहन क्या बोलेगी? ये जो हमारी प्यारी सी बहना होगी ये बोलेगी मेरे भैया मदन हैं, और मेरे भैया की जो पत्नी होती है वो भाभी होती है। कौन होती है? भाभी।
और प्यारे साथियों भाभी को हम सिस्टर इन लॉ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे, सिस्टर इन लॉ के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बुआ हो, चाहे ननद हो, चाहे भाभी हो, चाहे साली हो, इन सभी को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें बोला गया है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। साथियों विषम शब्द देख लेते हैं। माउथ है आर्गन, माउथ आर्गन सॉरी, विकल्प नंबर 1 क्या है, माउथ आर्गन है, दूसरा इलेक्ट्रिक गिटार है, तीसरा कीबोर्ड है, चौथा सोनाटा है। प्यारे साथियों देखो हम बात कर लेते हैं, ये 3 विकल्प जो हैं ये संगीत के क्या हैं, याद रखेंगे ये संगीत के यंत्र हैं। किस क्या हैं ये प्यारे साथियों, संगीत के यंत्र हैं। माउस आर्गन हो गया है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक गिटार हो गया या कीबोर्ड हो गया, ये संगीत के यंत्र होते हैं। जबकि सोनाटा की बात करते हैं प्यारे साथियों, सोनाटा एक प्रकार का संगीत है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, सोनाटा क्या है, एक प्रकार का संगीत है। देखो प्यारे साथियों पहली बार में मुझे भी लगा था कि सोनाटा घड़ी बनाने वाली कंपनी है, क्योंकि हम अपने दादा को, अपने चाचा पापा लोगों को सोनाटा की घड़ियां पहने देखते थे। लेकिन प्यारे साथियों मैंने जब रिसर्च की इसके बारे में तो मुझे पता चला कि सोनाटा क्या है, एक प्रकार का संगीत है। इस कारण इसमें जो विषम शब्द होगा वो आपका विकल्प नंबर 4 आएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है साथी, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे दोस्तों बोला गया है अनुक्रम में कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद में एक विषम संख्या है। भाई ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके बाद में क्या है, एक विषम संख्या होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ 4 एक सम संख्या है, 4 के बाद में क्या एक विषम है, आप बोलेंगे नहीं है, अर्थात ये वाला पहला गलत हो गया। दूसरे में 6 एक सम संख्या है, आगे विषम है, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल विषम है। तो क्या इसको मैं पैक कर दूं डब्बे में, 6 एक सम संख्या है जिसके बाद में क्या एक विषम संख्या है। अब देखो 8 क्या एक सम संख्या है, आप बोलेंगे हाँ सर, क्या इसके बाद में विषम है, हाँ बिल्कुल है साथी। तो आपको यहाँ पर एक और बॉक्स बनाना है या फिर इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। क्या साथियों 3 एक सम संख्या है, नहीं है, इसको काट दो। क्या 4 एक सम संख्या है बाद में एक विषम है, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। क्या 7 एक सम संख्या है, नहीं है भाई। ठीक है, क्या दोस्तों हमारी 6 एक सम संख्या है, आप बोलेंगे हाँ। क्या 8 इसके बाद में विषम है, तो नहीं है, तो ये पेयर हमारा गलत हो गया। अब कह रहा है साथियों यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 एक सम संख्या है, उसके बाद में 9 एक विषम है, तो अर्थात एक पेयर यहाँ पर मिल जाएगा। मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। उसी प्रकार 2 एक सम संख्या है, बाद में एक विषम संख्या, ये भी अंडरलाइन हो जाएगा। 9 कोई सम नहीं है, देखो 1 भी सम नहीं है, और दोस्तों 3 भी सम नहीं है, 5 भी सम नहीं है, 2 सम है लेकिन इसके बाद कोई संख्या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कितने पेयर मिलेंगे, आप बोलेंगे एक मिलेगा साथियों 6 और 7 का, दूसरा मिलेगा हमें 8 और 3 का, तीसरा मिलेगा साथियों 4 और 5 का, और चौथा हम देखने जाएंगे तो मिलेगा 8 और 9 का। ठीक है, और पांचवा देखने जाएंगे तो मिलेगा 2 और 7 का। तो प्यारे साथियों कुल कितने ऐसे संख्याएं हैं जिनके बाद में एक विषम संख्या है, तो आप बोलेंगे 5। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये आपके सामने है, तो 5 बोलेंगे आप लोग। विकल्प नंबर 1 में हमें दिया है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्न को हम क्या करते हैं भाई, ऐसे प्रश्न को तो हम लोग स्थानीय मान से करते हैं। तो देख लीजिए आर हमारा होता है 18 पर, और यहाँ पर जो एन है वो साथियों 14 पर होता है, और आगे एम को देखेंगे तो 13 पर होता है, आगे पी को देखेंगे तो साथियों कितने पर होता है, आप बोलेंगे 16 पर होता है। उसी प्रकार जे को देख लो साथियों 10 पर होता है, एफ जो होगा वो हमारा 6 पर हो जाएगा, कितने पर, 6 पर। ई हमारा कितने पर होगा, 5 पर होगा। एच हमारा जो होगा साथियों वो 8 पर होगा, इस बात को याद रखेंगे। आर को देखो, आर कितने पर, 18 पर। पी कितने पर साथियों, 16 पर। ओ कितने पर, तो बोलेंगे सर ओ जो है वो हमारा हो जाएगा 15 पर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्यू हमारा कितने पर होगा साथियों, 17 पर होगा। उसी प्रकार एच को देखो 8 पर होता है, आप बोलेंगे हाँ सर जो एच होता है ये 8 पर होता है। ठीक है, इसके बाद डी को कितने पर होता है, 4 पर होता है। सी कितने पर होता है साथियों, तो 3 पर होता है। और एफ कितने पर होता है, तो 6 पर होता है। अब दोस्तों आपको इसमें विषम बताना है, तो भाई कैसे देखेंगे, पहली बार में अंतर देखो क्या हो रहा है, -4। दूसरी बार में अंतर देखो तो साथियों -1। फिर तीसरी बार में अंतर देखो तो +3 होगा। उसी प्रकार आगे चेक करेंगे, देखो साथियों इसमें यानी कि 10 और 6 के बीच में -4। आगे देखेंगे तो साथियों -1, और आगे देखेंगे तो +3 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर ये तो भैया -2 हो रहा है, और आगे देखने जाओगे तो साथियों ये -1 हो रहा है, और आगे देखने जाओगे तो यहाँ पर केवल +2 हो रहा है। ठीक है, आगे देखो इसमें अंतर नीचे,
अंतर देखोगे तो -4 है, आगे देखोगे साथियों -1 है, और आगे देखोगे तो +3 है। अब प्यारे साथियों आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं इसमें अंतर क्या है। भाई विषम अक्षर कौन सा है, तो आप बोलेंगे विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी क्यों है प्यारे साथियों, क्योंकि विकल्प नंबर सी में पहली दूसरे के बीच का जो अंतर है वो -2 है, और अन्य 3 विकल्प 1 2 4 की बात करते हैं तो वहां पर पहले दूसरे के में जो अंतर था वो -4 का था। इस कारण इस प्रश्न का विषम उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर 3। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। कहा गया है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। प्यारे साथियों यहाँ पर हमें संबंधित अक्षर चुनने हैं। देखो बोला क्या गया है तो गौर से देख लेते हैं। ए के बाद में क्या है, जेड है, जेड के बाद में सी है, सी के बाद में एक्स है। प्यारे साथियों इसको क्या लिखा गया है, बी लिखा है, बी के बाद में वाई लिखा है, उसके बाद में डी लिखा है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है साथियों, डब्ल्यू लिखा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद हमें कोडिंग बतानी है। भाई किसकी बतानी है, एच की बतानी है, एच के बाद में क्यू है, क्यू के बाद में जे है, जे के बाद में हमारे पास ओ है, तो इनकी कोडिंग बतानी है। चलिए पहले हम ये तो क्रैक करें कि पहली और दूसरी के बीच में ये जो अंतर है वो क्या है। तो भैया गौर से देखो, जो हमारा ए होता है वो 1 पर, बी हमारा 2 पर, अर्थात यहाँ पर +1 हुआ है। यहाँ पर जेड 26 पर होगा, वाई 25 पर होगा, तो साथियों आप बोलेंगे यहाँ पर -1 है। सी 3 पर है, डी 4 पर है, तो भैया यहाँ पर +1 है। और आगे देखो ये 24 पर है, और ये हमारा कितने पर, डब्ल्यू 23 पर है, तो प्यारे साथियों यहाँ भी -1 है। तो एक को छोड़ करके एक चल रहा है +1 और एक को छोड़ करके चल रहा है एक -1। तो पहली बार में हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। एच में जैसे ही एक जोड़ेंगे आई आएगा। साथियों आई से विकल्प की शुरुआत होगी, तो पहला ये गलत है, दूसरा ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो गलत हो गए। इसके बाद में अब -1 करेंगे। जैसे ही आप क्यू में 1 घटाएंगे, भैया 17 पर होता है तो पी आ जाएगा, आई के बाद पी दोनों में दे रखा है, जे में +1 करेंगे तो के हमारा आएगा। ठीक है, और ओ में -1 करेंगे तो एन आएगा। आई पी के एन देखेंगे, आई पी के एन देखेंगे तो प्यारे साथियों विकल्प नंबर 3 में है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। विकल्प नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम सही जवाब है, ये आपका सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। कहा गया है साथियों दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या करना है, संबंधित संख्या। कह रहा है आपके सामने 24 है, और 24 का 1 मिनट यार 25 क्यों लिख दिया, ये हमारे पास 24 है। 24 का जो संबंध है वो 126 से है, और हमें बताना किसका है प्यारे साथियों, 48 का बताना है। बताओ जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा, 48 का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हो, भैया 48 का संबंध बताना है। क्या आप ये देखो कोई संख्या वर्ग या क्यूब के आसपास है, अर्थात स्क्वायर या क्यूब के आसपास है, वर्ग या घन के आसपास, तो आप बोलेंगे हाँ सर। 24 जो है ये, इसको हम देखें तो 5 का स्क्वायर -1 दे रखा है, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 घटेगा तो 24। उसी प्रकार यहाँ पर देख लो, यही जो संख्या 126 है, या 5 का क्यूब +1 दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 का क्यूब और +1। आप बोलेंगे सर कैसे, तो मैं कहूँगा 5 का क्यूब प्यारे साथियों 125 होता है, और 125 में 1 जोड़ेंगे तो 126। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो प्यारे साथियों 48 को देखो, 48 किसी स्क्वायर के आसपास है। आप बोलेंगे हाँ सर, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 1 घटा देते हैं तो 48 आ जाता है। वही लॉजिक यहाँ पर देखो, 5 का स्क्वायर -1 तो 7 का स्क्वायर -1, और यहाँ पर 5 का क्यूब +1, तो अगली बार में हमारा 7 का क्यूब और प्लस में 1 आएगा। प्यारे साथियों आपको याद रखना होगा, जो 7 का क्यूब होता है वो 343 होता है। कितना होता है, 343, और इसमें साथियों जब हम 1 जोड़ देते हैं तो प्रश्न का उत्तर आ जाता है 344। क्या आ जाता है, 344 आ जाता है। इस बात को याद रखेंगे। हमें विकल्प नंबर 4 में दिया है, विकल्प नंबर 4 हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। इस बात को याद रखेंगे। तो क्या बोलेंगे साथी, क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो क्या है, विकल्प नंबर 4। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से देखेंगे। कहा गया है हरा रोज 2 बार काफ़ी पीने की सलाह दी जाती है। हरा रोज 2 बार काफ़ी पीने की सलाह दी जाती, कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई, ये हरा रोज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो साथियों होगा वो हम लोगों का होगा हर रोज। हर रोज 2 बार कॉफ़ी पीने की सलाह दी जाती है, कथन बोल रहा है। तो अब आप इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो भाई, क्या पहला निष्कर्ष निकाल सकते हो, कॉफ़ी एक स्वास्थ्य पेय हो सकता है। भाई संभावना आ रही है निष्कर्ष में, और पॉजिटिव भी है। तो क्या हर रोज कॉफ़ी पीने, 2 बार कॉफ़ी पीने की जो सलाह दी जा रही है उससे क्या स्वास्थ्य पेय हो सकता है कॉफ़ी। आप बोलेंगे हाँ सर, अगर 2 बार कॉफ़ी पीने की सलाह दी जा रही है
तो हो सकता है कोई एक्सपर्ट दे रहा हो। और दोस्तों इसमें संभावना है, सकता है, क्योंकि संभावना है और पॉजिटिव भी है, तो संभावना को हम बेसिकली सही मान लेते हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। कह रहा है चाय की तुलना में कॉफी स्वास्थ्यवर्धक है। भाई कथन में चाय की तो कोई बात ही नहीं की है और अनर्गल शब्द आपका आया है निष्कर्ष में, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आप बोल देंगे साथियों, यदि केवल निष्कर्ष एक निकलता हो, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन आर राइट होगा। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। यह भी कथन निष्कर्ष से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया है इस प्रश्न में कथन के विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है। इस कथन के बाद दो निष्कर्ष हैं। कह रहा है कि कथन पहले दिया है, पहला कथन यहाँ पर है, इतना सा है, और दूसरा देखो सच दैट के बाद ये लगा है, ये कथन है। तो प्यारे साथियों इन कथनों को पहले तो हम मिक्सअप करते हैं, यानी जोड़ते हैं। तो पहली बार में हमें दे रखा है P बराबर में क्या है साथियों, I है। I से बड़ा कौन है भैया, I से बड़ा C है। C से बड़ा और बराबर कौन है, तो T है। इसके बाद दूसरा कथन देख लो। आप दूसरा कथन देखने जाओगे तो देखो यहाँ पर इतना इतना सा जो कथन है ये दूसरा कथन है। तो अब की बार में देखो, अब की बार में क्या देखोगे आप लोग, तो पाओगे साथियों पहला तो कथन हमने यहाँ पर बना दिया, सीधा का सीधा रख दिया, लेकिन अब हमारे पास टी यहाँ पर है और टी बड़ा है किससे, भाई बड़ा ही का निशान तो है, टी की तरफ खुला है। तो आप बोलेंगे हाँ सर, तो टी बड़ा है किससे, आप बोलेंगे साथियों यू से। यू बड़ा है किससे, आप बोलेंगे साथियों आर से। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, आर बड़ा और बराबर है, आर बड़ा और बराबर है किसके, ई के। इस तरह से हम दोनों के दोनों अपने जो कथन हैं उनको मिक्स कर देंगे। अपने जो दोनों के दोनों कथन हैं वो कुछ इसी प्रकार से मिक्स होंगे। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। एक मिनट यार, मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्यों कट रहा है यार। देखो अब यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाना चाहिए। आप लोग देखिए गौर से प्यारे साथियों, पहली बार का कथन हमने यहाँ पर एज इट इज़ ये रख दिया था, ठीक है, यहाँ पर ये रख दिया था एज इट इज़। उसके बाद में क्या किया मैंने, उसके बाद में मैंने दूसरा कथन ये जो था इसको इसी में जोड़ दिया, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अब देखो निष्कर्ष नंबर 1, निष्कर्ष नंबर 1 में बोला है क्या, P छोटा है R से। बताओ क्या जो P है वो छोटा है किससे, R से। क्या P से बड़ा R है, आप बोलेंगे देखो R यहाँ पर है, P यहाँ पर है। P बराबर है I के, तो यहाँ पर हम P रख सकते हैं, यहाँ पे I रख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। तो P से बड़ा है C और C से बड़ा और बराबर है T, लेकिन T बड़ा है किससे, U से, और U बड़ा है किससे, R से। तो भैया ये तो एग्जैक्टली बन ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा, क्योंकि प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्रॉस आ गया, ये क्रॉस आ गया एक जैसा। ये जब एक जैसा आ जाता है और इनके एक तरफ ये बड़ा है, गौर से देखो, एक तरफ तो ये वाला बड़ा है और दूसरी तरफ ये वाला बड़ा है, तो ये चिन्ह हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि P बड़ा है या फिर R बड़ा है, क्योंकि T दोनों से बड़ा है, T तो दोनों से बड़ा है, तो हम नहीं कह सकते कि P बड़ा है या R बड़ा है। तो जो पहला वाला हमारा ये निष्कर्ष है, यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष है ये तो गलत हो गया। अब कह रहा है क्या R बड़ा और क्या R छोटा और बराबर है P के। तो मुझे बताओ भाई, आप बोलेंगे, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है भाई। ये लाइन बन रही है, दीवार बन रही है, दीवार के इस तरफ का संबंध हमें नहीं पता, इस तरफ का संबंध हमें नहीं पता, तो हम फिर भी नहीं कह सकते। लेकिन भाई एक बात समझो, एक बार में वो कह रहा है कि P जो छोटा है वो R से, जबकि दूसरी बार में वो यही कह रहा है कि जो P है वो बड़ा और बराबर है R के। तो भाई इस तरह से जब दो कंडीशन आई हैं तो ये एग्जैक्टली तो सही होगी नहीं। तो आप क्या बोल सकते हो, या तो एक गलत होगा या तो एक सही होगा, या तो एक सही होगा या तो एक गलत होगा। ठीक है, गौर से समझो, दोनों के दोनों ना तो गलत हो सकते हैं ना ही सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन बनती है आइदर और की, जिसे हम बोलते हैं या तो एक और या तो दो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर जो कंडीशन है वो यही आएगी, और या तो एक या तो दो की बात आएगी, तो निष्कर्ष नंबर जो होगा उत्तर आएगा सी नंबर का। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर जो होगा वो इस प्रश्न का सी होगा, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि दोनों गलत हैं, दोनों के एलिमेंट समान हैं, एक गलत होगा या एक सही होगा, या एक गलत होगा तो एक सही होगा। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहा गया है साथियों, यदि आयत शहरी को, त्रिभुज ग्रामीण को, वर्ग नियोजित को और साथियों बेरोजगार जो है वो वृत्त दर्शाता है, तो कह रहा है कौन सी संख्या केवल ग्रामीण बेरोजगार को दर्शाती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, सबसे पहले देख लें कि जो आयत है अर्थात ये जो बिंदु है ये किसे दर्शा रहा है, भाई शहरी को। शहरी इस तरह से हम लिख देंगे, यहाँ पर ये हो जाएंगे हम लोगों के शहरी। इसके बाद में बोला जो त्रिभुज है वो किसको दर्शा रहा है, ग्रामीण को दर्शा रहा है। किसको, ग्रामीण को दर्शा रहा है। उसके बाद में जो व्रत है वो किसे दर्शा रहा है, लास्ट में देखो लिखा है बेरोजगार को। किसको,
जो बेरोजगार हैं उन्हें कौन दर्शा रहा है, तो व्रत दर्शा रहा है। और ये जो वर्ग आया है इसे कौन दर्शा रहा है, वर्ग नियोजित को दर्शा रहा है। किसे दर्शा रहा है, तो हम वर्ग के लिए यहाँ पर कहीं लिख देते हैं नियोजित। ठीक है, क्या लिख देंगे, नियोजित। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। प्रश्न में हमसे केवल इतना सा पूछा गया है, कौन सी संख्या केवल ग्रामीण और बेरोजगार को दर्शाती है। बेरोजगार अर्थात किसमें आना चाहिए साथियों, हमारा व्रत में आना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास बेरोजगार के लिए आया है वो व्रत में आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ हो रही है, मिस टाइप क्यों हो रहा है भैया, देखो, हाँ, जो बेरोजगार है वो व्रत में आने चाहिए और ग्रामीण के लिए प्यारे साथियों हमारा त्रिभुज में आना चाहिए। अर्थात ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जो केवल और केवल ग्रामीण और बेरोजगार के बीच में हैं, ना तो वो शहरी हैं और ना ही नियोजित, क्योंकि उसने केवल लगा दिया ना, तो केवल ग्रामीण होने चाहिए और बेरोजगार होने चाहिए। तो भाई 6 को आप देखेंगे ये तो शहरी में आ रहा है, चूंकि शहरी का ये वाला पार्ट दे रखा है पूरा का पूरा, तो ये शहरी में आ जाएगा। और साथियों 9 को देखेंगे ये आपका ग्रामीण अकेला है, ये व्रत में नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर तो पाएंगे साथियों कि जो 3 नंबर है वो एक ऐसा नंबर है जो केवल और केवल ये त्रिभुज में आ रहा है और साथियों हमारे किस में आ रहा है, और हमारे व्रत में आ रहा है। ये ना तो हमारा साथियों वर्ग में आ रहा है और ना ही आयत में। तो आप बोलेंगे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 3 होगा, जो केवल ग्रामीण और बेरोजगार हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि उसने इतना ही पूछा है, केवल ग्रामीण और बेरोजगार। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें बोला गया है ऑक्सीजन, पानी और वायु। तो प्यारे साथियों इसके लिए जो आरेख होगा, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ऑक्सीजन हो जाएगी। इसके अलावा साथियों ऑक्सीजन मुझे बताओ क्या पानी के अंतर्गत आती है, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल आती है। तो पानी जो होगा वो ऑक्सीजन का कुछ पार्ट पानी में भी आ जाएगा। किस में आ जाएगा साथियों, पानी में भी ऑक्सीजन का कुछ पार्ट आ जाएगा। इसके अलावा साथियों मुझे बताओ क्या ऑक्सीजन वायु में आती है या वायु ऑक्सीजन में आती है। आप बोलेंगे भैया ऑक्सीजन वायु में आती है, वायु तो नहीं आती ऑक्सीजन में, सारी की सारी वायु ऑक्सीजन तो होती नहीं है। तो आप बोलेंगे हाँ सर ऑक्सीजन जरूर वायु होती है। तो इस तरीके का बन जाएगा। कैसा बनेगा, इस तरीके का। और ये हमारा किसको दर्शाएगा, ये वायु को दर्शाएगा। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि वायु का कुछ पार्ट हमारा पानी में भी रहेगा। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो क्रॉस करती हुई मंजिल कहाँ पर मिलेगी, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है। इस बात को आप सभी अच्छे से दिलो दिमाग में बिठा लेंगे। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं। ये जो आंकड़ा बदल गया है यार, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। भाई पहले ये 60 था, उसके बाद 61 हुआ, अब 64 हो गया जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऐसा देख करके हमें भी दुख होता है यार, क्या बोलते उसको। ठीक है, जब मेहनत लगती है ना, इस तरह की गर्मी में जो क्लास रिकॉर्ड होती है तो उसमें बहुत एफर्ट लगता है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।